27 जनवरी 2011 को पाकिस्तान में एक वाक़या पेश आता है। एक अमेरिकन शहरी रेमंड डेविस पाकिस्तान के शहर लाहौर में 2 बंदों को कत्ल करता है। उसके बाद उस पर अदालत में मुकदमे चलते हैं। इसी मुकदमों के दौरान उसकी बीवी खुदकशी कर लेती है और कहती है कि मुझे मालूम है पाकिस्तान की अदालत में उन्हें इंसाफ नहीं मिलेगा। और बाद में इस इंसाफ के तकाजे को पूरा करने में किसने ताख़ीर किया और किसने रुकावट डाली? रेमंड डेविस की किताब द कॉन्ट्रैक्टर ने उन सारे राजों से पर्दा हटा दिया, उन सारे इदारों और उन सारे शख्सियात के नाम बता दिया और बड़े तफसील से बता दिया अपनी किताब द कॉन्ट्रैक्टर में कि कौन कहाँ तक जिम्मेदार है, कौन कहाँ तक सही पाकिस्तानी का मुखलिस है और पाकिस्तान की सिटीजन की हमायत करता है या उसकी जो प्रोटेक्शन है वो करता है। तो आज मैं उसी किताब की रिव्यू पेश करूँगा, यानी द कॉन्ट्रैक्टर की। तो मैं हूँ अहमद शाह काकड़ और आप देख रहे हैं तहकीक करता हूँ। किताब का पहला चैप्टर अदालत में पंजरा। रेमंड डेविस कहते हैं अदालत में उस दिन मामूल से ज्यादा भीड़ थी। डेविस को स्टील के पंजरे में बंद करके जज के सामने पेश किया गया। वो कहते हैं कि मुझे मालूम नहीं था कि इसका मकसद मुझे लोगों से बचाना है या फिर लोगों को मुझसे महफूज रखना। रेमंड डेविस को अदालत में एक हैरानकुन बात नजर आई। उसी दिन वकील इस्तिगासा असद मंजूर भट्ट गैर हाजिर थे, जिन्होंने इससे कबल खासी सख्त जरा कर रखी थी और इनका दावा था कि डेविस ने फैजान हैदर को बगैर किसी वजह के अला किया है। रेमंड डेविस कहते हैं कि फिर मैंने मंजूर भट्ट से कहा कि आप उसी दिन अदालत में क्यों गैर हाजिर थे? तो मंजूर भट्ट ने कहा कि जब उस दिन सुबह अदालत पहुंचे तो उन्हें पकड़कर कई घंटों तक कैद रखा गया और कार्रवाई से दूर रखने के साथ साथ अपने क्लाइंट से भी मिलने नहीं दिया गया। दूसरे चैप्टर में रेमंड डेविस लिखते हैं 16 मार्च की दोपहर को जब अदालत की कार्रवाई शुरू हुई तो जज ने सहाफ़ियों समेत तमाम गैर मुतल्लिका लोगों को बाहर निकाल दिया, लेकिन एक शख्स जो कार्रवाई के दौरान कमरे अदालत में मौजूद रहे वो थे पाकिस्तानी खुफिया इदारे ISI के इस वक्त के सरबराह जनरल पाशा। इन सरगर्मियों के रोहरवा जनरल पाशा थे जो एक तरफ अमरीकी CIA के साबिक सरबराह लेवन पेनेटा से मुलाकातें कर रहे थे तो दूसरी जानिब इस्लामाबाद में अमरीकी सफीर कैमरॉन मिंटर से उनके राबिते में थे। डेविस लिखते हैं कि अदालत की कार्रवाई के दौरान जनरल साहब मसलसल कैमरॉन मिंटर को लम्हा बलम्हा कार्रवाई की खबरें मोबाइल फ़ोन पर मैसेज करके भेज रहे थे। तीसरे चैप्टर में रेमंड डेविस लिखते हैं अदालती कार्रवाई चूंकि उर्दू में हो रही थी इसलिए मुझे समझ नहीं आ रहा था, लेकिन दरमियान में लोगों की रद्द-ए-अमल से पता चला कि कोई बड़ी बात हो गई है। डेविस के एक अमरीकी साथी फाल वकीलों की हुजूम तोड़कर पंजरे के करीब आई और कहा कि जज ने अदालत को शरई अदालत में तब्दील कर दिया है। डेविस कहते कि मैंने आवाज़ बाख्ता होकर कहा कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। किताब के मुताबिक मुकदमे को शरई बुनियादों पर ख़त्म करने के फैसले का मनसूबा बंदी जनरल पाशा और कैमरॉन मिंटर शामिल थे। पाकिस्तानी फौज भी इससे आगाह थी। रेमंड डेविस लिखते हैं कि जनरल पाशा को सिर्फ 2 दिन बाद यानी 18 मार्च को रिटायर हो जाना था, इसलिए वो सरतोड़ कोशिश कर रहे थे कि ये मामला किसी तरह निमट जाए और जब ये मामला निमटा तो इनकी मुद्दत मुलाजमत में 1 साल की तोसी कर दी गई और मार्च 2011 की बजाय मार्च 2012 में रिटायर हुए। द कॉन्ट्रैक्टर के मुताबिक ये जनरल पाशा ही थे जिन्होंने सख्तगीर वकील इस्तिगासा मंजूर भट्ट को मुकदमे से अलग करने में अहम किरदार अदा किया, जो ये मुकदमा मुफ्त लड़ रहे थे। और आखिरी चैप्टर में रेमंड डेविस लिखते हैं कि जब देत के तहत मामला निपटाने का फैसला किया गया तो इसमें एक रुकावट आ गई। मकतूलीन के अजीजों ने उसे मानने से इनकार कर दिया। चनांचा 14 मार्च को ISI के एहलकार हरकत में आए और उन्होंने तमाम 18 अजीजों को कोट लखपत जेल में बंद कर दिया। इनके घरों को ताले लगा दिए गए और उनसे मोबाइल फ़ोन लिए गए। किताब में दावा किया गया है कि जेल में इन के लवाहिकीन के सामने 2 रास्ते रखे, या तो वो $1,30,000 की खून बहा कबूल कर ले वरना
کتاب میں لکھا ہے کہ عدالتی کارروائی کے دوران ان لواحقین کو عدالت کے باہر گن فرنٹ پر رکھا گیا اور انہیں کہا گیا کہ وہ میڈیا کے سامنے زبان نہ کھولیں۔ یہ لواحقین ایک ایک کر کے خاموشی سے جج کے سامنے پیش ہوتے، اپنا کارڈ دکھاتے اور رقم کی رسید لیتے رہے۔ یہ بات بھی خاصی دلچسپ ہے کہ یہ رقم کس نے دی۔ اس وقت امریکی وزیر خارجہ ہلری کلنٹن نے اس بات سے صاف انکار کیا تھا کہ یہ خون بہا امریکہ نے ادا کیا ہے، تاہم بعد میں خبریں آئی کہ رقم پاکستان نے ہی ادا کی اور اس قابل امریکہ کو پیش کر دیا گیا۔ جو ہی یہ کارروائی مکمل ہوئی، ریمنڈ ڈیوس کو ایک عقبی دروازے سے نکال کر سیدھا لاہور کے ہوائی اڈے پہنچایا گیا، جہاں ایک طیارہ ون وے پر اس کا انتظار کر رہا تھا۔ اور یوں پاکستان کی عدالتی، سفارتی اور سیاسی تاریخ کا یہ عجیب و غریب باب بند ہوا۔